हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले कुछ बातें कर ले। बातें ये है कि देखिए, ये जो क्लासेस हैं बेसिकली बीए थर्ड सेमेस्टर में जो मेडाइवल हिस्ट्री है उसका ये पार्ट है, स्टार्टिंग है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहता, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जाएंगे तो इस चैप्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। पहले तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा कि समझने के दृष्टिकोण से। इतिहास जब आप समझते हैं तो आपको पता चलता है कि आखिर में जब कंपनी आई, भारत हमारा इतने साल तक गुलाम रहा, तो उसका चरण किस चरणबद्ध तरीके से गुलाम हुआ वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी बात, समझने का क्या तरीका रहेगा, हम लोग डीप में जाएंगे वहीं से, ताकि आपके जो लॉन्ग आंसर्स आते हैं वो तो कवर हो ही, साथ ही साथ में उसमें जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसको भी कवर करते हुए चलूँगा, ताकि आपकी जो होल प्रिपरेशन है वो यहीं से हो जाए। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ एक और बेनिफिट है, जो लड़के क्लास ले रहे हैं, डेली जैसे कॉलेज जाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि जो मान लीजिए घर पे हैं, कुछ बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, कई बार दूरी इतनी होती है कॉलेज की कि नहीं जा पाते हैं, उन लोग के लिए भी क्या हो जाएगा, ये अपने घर बैठे आराम से इस पूरे सीरीज को देख सकते हैं। मैं और हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए क्या करेगी, इस पे लगी हुई है। एक एक करके हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। हिस्ट्री ही नहीं, पॉलिटी का भी देखेंगे हम लोग। जितने भी आप लोग के एग्जाम्स हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें कवर करें। अब रही बात यूरोपियों के आगमन की, तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट इस पे नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि यूरोपियों का आगमन पे, पहला चैप्टर यही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यह देखेंगे कि क्यों आए, कारण क्या थे और परिस्थितियां क्या थी। ऐसी क्या परिस्थितियां बन पड़ी जो यूरोपियों को एक कंपनी बनाकर संगठित रूप में इधर पूर्वी देशों में आना पड़ा, या भारत में हम कहें कि आना क्यों पड़ा। तो देखिए, एक बात आप देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हेडिंग्स में छुपी रहती हैं। जैसे यूरोपीय कंपनियों कंपनियों का भारत में आगमन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारत में कोई पहली बार पहले आया ही नहीं था, पहले भी आए थे लेकिन कंपनी के रूप में नहीं आए थे, कंपनी के रूप में बाद में आने लगे। तो ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि लोग आने लगे। अब जरा इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे तरफ क्षेत्र में या कहीं पर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलेटिव आपके हो सकते हैं, या कोई ऐसे जो, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपने देखा होगा कि गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन सब को, देवरिया, ये सब जो बेल्ट है, वहाँ पे जो नदियों के किनारे जो गांव हैं वहाँ पर संसाधन बड़े सीमित हैं। तो लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई, आपने सुना होगा कि कोई बाहर गए, अरे वो तो बैंकॉक रहते हैं, वो तो मलेशिया रहते हैं, वो तो सिंगापुर रहते हैं, कोरिया रहते हैं, फला फला फला। ऐसे कुछ लोग दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर संसाधनों की कमी है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक गांव का गया बाहर में जॉब करने, और बेचारा सोचता है कि कम समय में ही हम वहाँ पर ठीक ठाक पैसा कमा लें। वहाँ से पैसे लेके आया। अब देखिए, यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। क्या, मान लीजिए वो व्यक्ति पैसा लगाया अपने गांव में, कुछ बड़ा काम किया, हो सकता है कि उसने घर बनवाया हो, बेटे की शादी की हो, बेटी की शादी की हो, या बहन की शादी की हो, ऐसा उसने किया। तो यहाँ पे दो जो सोच वाले हैं वो देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट वाले कैसे सोचेंगे। पॉजिटिव माइंडसेट वाले सोचेंगे, उसके अगल बगल या जो देखने वाले हैं सोचेंगे कि यार वहाँ पे अच्छी कमाई हो रही है तो क्यों ना हम भी जाएं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, अरे तुम गए हो, तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं, रुको हम भी करते हैं। वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, तो लोग अपने घर परिवार के भी बच्चों को लोग भेज देते हैं, लोग जाते हैं वहाँ जॉब करने। इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई जलन, ईर्ष्या, ये भी भावना होती है। तो मैं ये बात यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूरोपियों में भी, यूरोप के जो देश थे उनमें भी आपस में ऐसी ही भावना उत्पन्न होने लगी।
लेकिन अगर हम कहते हैं कि ऐसी भावना, जलन की भावना उत्पन्न होने लगी, तो आखिर में कोई एक ऐसा फैक्टर होगा ना कि जिससे जलन होता होगा। वो ऐसा क्या था, कौन सा देश था? तो वह था इटली, रोमन एम्पायर का। वर्तमान में वो इटली है, पहले इटली नहीं था, बाद में इटली का एकीकरण होगा, तो वो हमें पढ़ना पड़ता है आपके विश्व इतिहास में, वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। आप ये समझिए कि ये बहुत ही समृद्धशाली हुआ करता था, और समृद्धशाली होने के पीछे कारण समझिएगा। कारण ये था कि जो भी यूरोप के जो यात्री थे, वो इटली होते हुए इस एशिया में, भारत में आते थे। यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था। बंदरगाह बंदरगाह के कारण ये जो लोग जाते थे, इनको टैक्स देते थे, वहाँ पे सामान भी जाता था। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो गया। अब देखिए, इससे कुछ मैसेजेस जाते थे कि सामान कहाँ से आ रहा है, एशिया से, भारत से। इसका मतलब ये ऑलरेडी समृद्ध था, इंडस्ट्री उस समय डेवलप हुई होंगी। इंडस्ट्री मतलब जो भी उस समय हस्तकरघा हथकरघा था, तो हस्तशिल्प उद्योग यहाँ का, भारत का बहुत ही ज़्यादा उन्नत था। यहाँ से सामान जाता था यूरोप में, वहाँ के लोग यहाँ के सामानों पे बहुत ज़्यादा, वो लोग सोचते थे कि इन सामानों का हम लोग प्रयोग करें। यहाँ पर मैसेज ये गया, सामान में मसाले भी होते थे। यहाँ पे मसाले होते नहीं थे, ये दक्षिण भारत में होते थे, इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इधर होते थे। तो इनको यह लगा कि अगर इटली कर सकता है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना जाकर यहाँ से व्यापार करें। तो व्यापार ऐसे वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि उस समय अगर हम लोग देखें तो भारत में भी मुगल साम्राज्य हुआ करता था। तो वो लोग ऐसे कोई हवा में कोई काम नहीं करते हैं, उन लोगों ने बाकायदे कंपनी बनाई और कंपनी के तहत यहाँ पर आए। कंपनी में जैसे कैसे कंपनी बनाई, उन लोगों ने क्या किया, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, तो पहले कौन आए आप देखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, ये जो देश के जो लोग थे, उन लोगों ने बाकायदे कंपनियां बनाई और कंपनियों के माध्यम से भारत में व्यापार करने की कोशिश की। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, उसके लिए हमने, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरह से हुआ, कौन कौन सी कंपनियां बनी, आपको यहां पर दिखेगा अभी कौन कौन सी कंपनियां हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक चीज हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ऐसी और क्या परिस्थितियां बन गई यूरोप में कि उन लोगों को आना पड़ा। देखिए, जैसे हम लोग पहले अगर पॉइंट की बात करें, कृषि में निवेश का कम लाभकारी होना। अगर मान लीजिए वो लोग कुछ फसल उगा रहे हैं, कुछ फसल बो रहे हैं, उनकी लागत और मुनाफा, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मान लीजिए 100 रुपये लगाया, 105 रुपये का हुआ बेचने के बाद, तो प्रॉफिट कम है। उनको लगा कि कृषि कम लाभकारी हो गया है, तो क्यों ना व्यापार करें। कोई भी अगर काम अगर कम लाभकारी है, वह प्रेरित करता है कुछ अन्य काम करने का। इसी तरीके से, तो एक कारण यह था, कृषि में उनका निवेश कम होने लगा। उन लोगों ने सोचा कि कृषि वाला निवेश हम लोग व्यापार में करें। दूसरा, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण। जैसा कि मैंने बताया, इटली जो रोम है, ये ऑलरेडी इतना ज्यादा समृद्धशाली हो गया, उसका बहुत सारा कारण यह था कि यहां से सामान जाता था, और यहां से सामान जाने के कारण आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेस थे, इतने सारे संसाधन थे, और दूसरी बात, यहाँ का व्यापार बहुत उन्नत था। यहाँ का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता था भारत। भारत में सोना तो होता नहीं था, उसके बदले सोना बहुत ज्यादा आता था। भारत में इतना पर्याप्त बहुत ज्यादा सोना था, इसलिए इसको भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। रही बात तीसरी, तो ये भी एक कारण बना कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आए। यहाँ का आकर्षण, वैभव। क्यों लोग सऊदी जाते हैं? क्योंकि वहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं। क्यों लोग अमेरिका जाते हैं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है। क्यों लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं अपने तरफ। अब न्यूजीलैंड का वातावरण आप देख लीजिए, कितना क्लीन, मच्छर भी कम है, शायद न के बराबर है। तो इसलिए लोग वहाँ पे आकर्षित होते हैं। ऐसे भारत की धन संपदा ने यूरोपीय कंपनियों को अपनी तरफ आने के लिए आकर्षित किया। एक तो यह हो गया। उसके बाद से एक बहुत बड़ा जो कारण था, वो था ईसाई मत का प्रसार।
ईसाई मत का प्रसार एक ऐसा था कि उन लोगों ने सोचा, जैसे अभी आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे, पुर्तगाली पुर्तगाली जो ये जो आएंगे जितने भी पुर्तगाली यात्री, उनका एक मुख्य कारण यही था कि हम लोग ईसाई मत का प्रसार करें, भारत और अन्य देशों में भी, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वहां पर भी। भारत में आए, उन्होंने काफी हद तक, जैसे चर्च की गोथिक शैली, आगे हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगालियों में, कि गोथिक शैली का भी निर्माण उन्होंने ही चालू किया भारत में। क्रिश्चियनिटी उन लोगों ने फैलाने चालू किया। ईसाई मत का प्रसार एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा, नए बाजारों की प्राप्ति। एक बात बताइए, यदि यहाँ से कच्चे सामान यहाँ से लेके जाते थे तो वहाँ कुछ बना के बेचते भी थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से मसाले लेकर गए तो वहाँ पे ले जाकर बेचेंगे, और उसके बदले वहां से कुछ ला के सामान देंगे, तो यहाँ पे एक ऐसा बाजार होना चाहिए ना जो उसको खरीदे, तभी तो एक बाजार मिलेगा। तो उनको एक ये भी लगता था कि यूरोप में तो सबके पास कुछ ना कुछ है ही, हमारे यहाँ जो हो रहा है ऐसी चीजें जो इन क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, हम उनको ले जाके दें। एक ये भी बहुत बड़ा कारण था। चौथा, पुनर्जागरण का अभ्युदय। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है पुनर्जागरण। और क्यों टॉपिक है ये बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी, कि जब आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ते हैं ना, हम तो पढ़ रहे हैं बी का सिलेबस, यूपीएससी में यहीं से वर्ड हिस्ट्री में चालू होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब कुछ ऐसे, मैं थोड़े से शब्दों में बताऊंगा, बाद में कभी जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। पुनर्जागरण का मतलब फिर से नई जागृति आना। मतलब पहले लोग सोचने समझने के दृष्टिकोण से, पहले उनका वो सोए हुए थे, अब जाग गए, नई चेतना उनके अंदर आ गई। नई चेतना आने से क्या होता है, नए आविष्कारों को लोग तवज्जो देते हैं। जैसे पुनर्जागरण का मतलब, पहले लोग कैसे थे, पहले लोग रूढ़िवादिता में जीते थे, जो पोप ने कह दिया वही मान लेते थे, धर्म के विरुद्ध नहीं जाते थे, लगता था कि जो उसने कह दिया पोप वही सारी चीजें सही हैं। लेकिन बाद में एक लड़ाई हुई मुस्लिम शासकों से और क्रिश्चियन लोगों से, धर्म को लेके, क्रूसेड भी उसको बोलते हैं, उसको लेके जब लड़ाई हुई तो पोप ने कहा था कि आप जाइए, आपकी विजय होगी, और क्रिश्चियन लोग गए और बेचारे हार गए। अब इससे लगा कि यार पोप जो कह रहा है वो तो सही नहीं है, मतलब पोप की ही हर एक बात सही नहीं है। अब लोगों को ये सोचने समझने पर मजबूर कर दिया कि यार इसके बाद की भी दुनिया है क्या। तो लोग थोड़े से तार्किकता पर बल देने लगे। कारण, किसी चीज, कोई चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे कारण ढूंढने लगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है ना। तो कारण कार्य पर बल देने लगे। तो पुनर्जागरण का मतलब कि लोग मानवतावादी भी होने लगे, मानव को केंद्र में रखकर सोचने लगे। पारलौकिक जीवन में विश्वास नहीं करते थे कि मर जाएंगे तो वहां पे जाएंगे तो क्या होगा, नहीं, अभी जो है यहाँ पर वर्तमान में, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो पुनर्जागरण ने एक चीज और कर दिया, नए रास्ते, यहाँ पे पुनर्जागरण का जब हुआ तो इसने लोगों के अंदर नए खोजी प्रवृत्ति की भावना भी जागृत कर दी। खोजी प्रवृत्ति, अब यह क्यों कारण बना यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का, अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक डेट है, हिस्ट्री में हर एक चीज जैसे होता है कि लोग कहते हैं कि डेट बहुत ज्यादा होता है, उसको याद करना होता है। कुछ कुछ डेट्स होती हैं जिसको याद रखना चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। हिस्ट्री का मतलब ऐसा हो गया कि क्या हुआ है, उसमें कैसी परिस्थितियां थी, उससे हम कुछ सीख लें। तो हमें उन घटनाओं के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। एक डेट है 1453। क्यों लिख रहा हूं मैं ये, इस ईयर में हुआ क्या, ईसाई और मुस्लिम में युद्ध हुआ। और मुस्लिम में जब युद्ध हुआ तो 1453 में कुस्तुनतुनिया, जो वर्तमान में तुर्की या अंग्रेजी में इसको टर्की बोलते हैं, वर्तमान में जो है, यहां पर पहले क्रिश्चियंस का अधिकार हुआ करता था, अब मुस्लिम शासकों के क्षेत्र में आने लगा। देखिए क्यों भारत में आई, अभी समझ में आ जाएगा। पहले रास्ता ये हुआ करता था तुर्की से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना। जब तुर्की पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया तो अब इनको एक नए रास्ते की तलाश थी,
और पुनर्जागरण क्या कर रहा है? मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। इनको लगा कि यह रास्ता तो अवरुद्ध हो गया। क्यों अवरुद्ध हो गया? आसान सा एक ट्रेड रूट था, लोग जाते थे, व्यापार इस रास्ते करते थे, लेकिन जब मुस्लिम शासक वहां पर आ गए तो मुस्लिम शासक ऐसा होने लगा कि उनके सैनिकों ने यहाँ पर ट्रेड में जो भी ये लोग व्यापार करते थे या तो सामान छीन लेते थे या तो इनको पीटते थे। अब इनको लगा कोई ना कोई एक दूसरा विकल्प हम लोग ढूंढे। ठीक है, तो दूसरा रास्ते की खोज होनी चालू हो गई। आगे हम लोग देखेंगे कि इसी रास्ते से फिर वास्को डी गामा भी कालीकट आया था, हम लोग समझेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नवीन व्यवस्था का उदय। पुरातन व्यवस्था का मतलब वही है कि जैसे पुनर्जागरण के पहले की व्यवस्था, पुनर्जागरण के बाद की व्यवस्था। पुनर्जागरण के पहले मतलब लोग रूढ़िवादी जीवन जीते थे, अब थोड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जीने लगे, तो सोचे कि हम यहीं क्यों रहें, आगे क्यों नहीं जाएं, कहीं और से व्यापार क्यों नहीं करें, यहाँ अवरुद्ध हो गया तो कोई दूसरे रास्ते से क्यों ना जाए। लोग विकल्पों की तलाश करने लगे। तो ये था। अब इसके बाद से हम देखेंगे, जब होड़ मची आपस में यूरोप में बहुत सारे देशों के बीच में, तो अलग अलग देश अलग अलग समय पर यहां पर क्या करने लगे, भारत में आने लगे। सबसे पहले पुर्तगाली है, फिर डच है, फिर अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है, ये कि भारत में सबसे पहले कौन आए, या इनका दे देता है कि इनको क्रम वाइज लगाइए कि सबसे पहले कौन आए, फिर बाद में कौन आए, फिर बाद में कौन आए। तो यहाँ पे आप पी डी ई एफ करके याद भी कर सकते हैं, पी डी ई एफ। डीन का उतना ज्यादा जिक्र आता नहीं है क्योंकि कुछ समय के लिए आए थे फिर चले गए, इनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आता है। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के बारे में। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुर्तगाली कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखिए, एक कंपनी थी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया ये पुर्तगाली कंपनी थी, सबसे पहले भारत में यही कंपनी आई, एस्तादो द इंडिया। ये बनी 1498 में। पुर्तगाल के एक शासक हुआ करते थे इमैनुअल। इमैनुअल उन्होंने वास्को डी गामा को कहा कि आप जाइए भारत की तरफ और दूसरे समुद्री मार्ग की खोज करिए। समुद्री मार्ग की खोज करिए, क्यों? क्योंकि यह रास्ता अवरुद्ध हो चुका था, कुस्तुनतुनिया पर इसमें मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया था, तो इस रास्ते से जा नहीं सकते थे, तो कोई और रास्ता ढूंढिए। अब इसने क्या किया, वास्को डी गामा ने वास्को डी गामा ये पहले यहां से आए, यहां से, और एक केप ऑफ गुड होप होते हुए, इसको आशा अंतरिप कहते हैं, और यहां से पहुंचे इधर। यहां पर एक गुजराती जो थे पथ प्रदर्शक मिल गए, अब्दुल मानिक। उन्होंने क्या किया, जैसे भारतीयों से आप बड़ी एक खास बात होती है, कुछ लोगों से आप पूछिए कि कहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, वो कहेंगे रुके हम पहुंचा देते हैं, वो बाकायदे ले जाएंगे और घर छोड़ के आ जाते हैं। कुछ बार ऐसा भी होता है, समय भी है, बहुत पर्याप्त समय है यहाँ पे लोगों के पास। तो क्या करते हैं, अब्दुल मानिक ने कहा कि रुकिए हम आपको पहुंचा देते हैं। वो लेकर गए यहाँ पे कालीकट। कालीकट जो वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, किसका? कोझिकोड। यहां पर गए तो यहां पर एक शासक हुआ करते थे जिनको जमोरिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जमोरिन। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू में पूछता है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में यदि आए, जो इंपॉर्टेंट हो यहीं से कवर हो जाए। आप सुनते रहिए, बस एग्जाम में आएगा तो आप वही क्लिक करेंगे, वही मारेंगे। जमोरिन, देखिए ये हिंदू शासक हुआ करते थे केरल के, जो तटवर्ती इलाके थे, यहाँ पे पूरा समुद्र था, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे हिंदू, उनको जमोरिन, जमोरिन एक उपाधि थी, किसी शासक का नाम नहीं था। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि वास्को डी गामा का स्वागत किया। क्यों किया? कारण कारण ये था कि इस अरब सागर में, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पे अरब व्यापारियों का बोलबाला था,
और वह किसी को भी इनको यहाँ से मसाले का व्यापार नहीं करने देते थे। ये सोचते थे कि हम करें, इनको नहीं करने देते थे। अब क्या हुआ, जमोरिन और वास्को डिगामा के बीच में एक समझौता हुआ व्यापार का। उसने उसने क्या किया कि जमोरिन ने इनको अलाउ कर दिया कि आप यहाँ से करें व्यापार। अब वास्को डिगामा क्या हुआ, वो पूरी फ्लीट के साथ आते थे। ऐसा नहीं था कि केवल एक जहाज लेके आए और चला गया, ऐसा नहीं था, पूरी एक फ्लीट के साथ आता था। और पुर्तगाली उस समय नेवी के रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, अरब व्यापारियों से कहीं बहुत ज़्यादा गुना स्ट्रांग हुआ करते थे। वो जब आए यहाँ पर, जमोरिन ने इनका स्वागत किया यहाँ से काली मिर्च भरकर, और वास्को डिगामा भाई साहब गए पुर्तगाल। आपको जानते भी होंगे कि वहां पर उनको 60 गुना फायदा हुआ। जैसे अगर मान लीजिए वह 1,000 रुपया उनके आने जाने और हर एक चीजों पे अगर व्यय लगा, तो उनको 60,000 रुपया वहां पे मुनाफा प्राप्त हुआ। अब सोचिए, यह चीजें क्या प्रेरित नहीं करेंगी पूरे यूरोप को कि हम चल के वहां से हम भी व्यापार करें। इसी क्रम में डच भी आए, इसी क्रम में अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। क्यों? क्योंकि अगर 60 गुना मुनाफा हो, आने जाने यात्रा का पूरा खर्च मिलाने के बाद, तो क्यों नहीं कोई सोचेगा कि हम भी जाके वहां पे कमाएं, वो भी फायदा लेने की सोचेगा। अब हुआ क्या कि जब वहां से लेकर गए तो बाकी कंपनियों को प्रोत्साहन मिल गया कि हम भी जाएंगे। डच आया, अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए। अब रही बात वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा कब आए? यह आए 1498 में। वास्को डी गामा भारत आए, केवल एक बार नहीं आए, 3 बार आए थे। एक बार 1498 में आए, दूसरी बार 1502 में आए, तीसरी बार 1524 में आए, और उसके बाद से गए नहीं, यहीं कोच्चि में कब्र बन गया, मतलब यहीं उनकी समाप्ति हो गई। तो अब इसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि पुर्तगालियों में वास्को डी गामा के बाद से कौन आए। जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए, उनके उसके बाद से अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये नाम थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, आप लोग जरा सुनिएगा इसको ध्यान से, थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सुने रहेंगे तो ऑप्शन आप टिक कर देंगे। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ऐड करते हैं। So